तो हम क्या बीटा ब्लॉकर में कौन सी मेडिकेशंस देते हैं? मेटाप्रोलॉल काफी फेमस मेडिकेशन है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? इसके अलावा एंजाइना में राहत देने के लिए, हार्ट रेट को स्लो करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत ही शानदार मेडिकेशंस होते हैं। तो पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर जो होते हैं वो हार्ट रेट को कंट्रोल करने का थोड़ा काम करते हैं। अब फनी करंट के चैनल, IF का मतलब क्या? फनी करंट चैनल, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, उसको ब्लॉक करने वाले मेडिकेशन। जैसे एम्स में एक बार पूछा गया क्वेश्चन, फॉल्स अबाउट फनी करंट चैनल इन हार्ट, ट्राइमेटाजिडिन, जो कि फॉक्स इनहिबिटर होता है। फॉक्स इनहिबिटर, ट्राइमेटाजिडिन, इसको हम कैसे लेकर के समझ सकते हैं? तो ट्राइमेटाजिडिन को लेकर के आपके दिमाग में समझ में आ गई होंगी चीज। नमस्कार, अब हम लोग एंजाइना के प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस में बीटा ब्लॉकर मेडिसिन्स पर बात करेंगे। ये बीटा ब्लॉकर मेडिसिन्स करते क्या हैं? ये हार्ट रेट को स्लो डाउन करने का काम करते हैं। कैसे? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ऐसे नोड पर किस किस चीज के रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब हमें इसकी जानकारी हो जाएगी तो बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसमें देखा जाए तो सिंपैथेटिक जो भी स्टिमुलस आता है वो बीटा रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन दर्शाता है। बीटा रिसेप्टर पर जुड़ने के बाद इसके सिग्नल्स आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा बीटा रिसेप्टर, जिस पर आकर के सिंपैथेटिक स्टिमुलस आते हैं। बीटा रिसेप्टर पर काम करने के साथ ही हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। आगे बात करें तो इसमें ऐसे नोड पर कई सारे आयन चैनल्स होते हैं, जैसे ये फनी करंट के चैनल, जिसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। टी कैल्शियम चैनल, एल कैल्शियम चैनल, इनको हम ब्लॉक कर सकते हैं। पोटेशियम के चैनल्स की ओपनिंग करा सकते हैं, हार्ट रेट को स्लो डाउन करके इसके चैनल्स की ओपनिंग हम मेंटेन रख सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर कई सारे काम कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर जो मेडिकेशंस होते हैं वो क्लास 2 एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस के तौर पर जाने जाते हैं। बीटा ब्लॉकर जो मेडिकेशंस होते हैं वो क्लास 2 एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ पर होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो इलेक्ट्रिकल जो मेंटेनेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की मेंटेनेंस होती है, उसके लिए भी काम करते हैं। तो ये क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर मेडिकेशंस, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखा जाए तो एक्शन पोटेंशियल जब कभी भी आगे ट्रेवल करता है, कल्पना करें कि यहाँ पर बीटा रिसेप्टर पर सिंपैथेटिक स्टिमुलस आया, एक्शन पोटेंशियल आगे की ओर ट्रेवल करता है। ट्रेवल करने के दौरान ये DHPR चैनल को ओपन करके यहाँ से कैल्शियम की एंट्री करा देता है। वहीं पर यहाँ RYR चैनल से भी कैल्शियम की यहाँ पर एग्जिट होती है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कैल्शियम बहुत बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। आप इस बात को फिजियोलॉजी में जानते हैं ना, कि जब कभी भी एक्शन पोटेंशियल आगे की ओर पहुंचा, आप कल्पना करें कैल्शियम, ये जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आगे की ओर ट्रेवल करके पहुंच गया, तो इसके कारण एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम की यहाँ पर एंट्री होनी शुरू हो जाती है। DHPR चैनल यहाँ पर काम कर सकते हैं। DHPR चैनल पर निमोडिपिन या फिर इस तरीके से एम्लोडिपिन जैसे मेडिकेशंस काम करते हैं, जो हार्ट रेट को स्लो डाउन करने का काम कर सकते हैं। उसके बाद RYR चैनल होते हैं, जहां से कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और इसके कारण यहाँ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये चीजें आपकी जानकारी में है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को स्लो डाउन करना हो तो हम यहाँ पर कुछ टारगेट बना सकते हैं। हार्ट रेट को अगर हमें स्लो डाउन करना है तो ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल को हम टारगेट बना सकते हैं। ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल को टारगेट बनाते समय ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल किन किन चैनल के ओपन होते ही कैसे परिवर्तित होता, कैसे बदलता, उसकी जानकारी हमें होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले पोटेशियम आयन की क्लोजिंग होती है, आप जानते हैं। फिर फनी करंट चैनल्स खुलते हैं, फिर T चैनल्स कैल्शियम के खुलते हैं, फिर L कैल्शियम के चैनल खुलते हैं। इस तरीके से फेज 4 में 3 चैनल होते हैं, और फेज 0 में ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल में कैल्शियम का L चैनल होता है। आप चाहें तो इस L चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, इस L चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं। आप चाहें तो पोटेशियम चैनल की ओपनिंग करा सकते हैं, जो क्लोजिंग की वजह से एक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा था उसको हम ओपन कर दें। फिर फनी करंट के चैनल्स को क्लोज करा दें। इसको ओपन कराना होता है दोस्तों, पोटेशियम के चैनल ओपन किए जाते हैं, याद रहे, और फनी करंट के चैनल्स क्लोज किए जाते हैं, ये बात याद रहना चाहिए। फिर T चैनल्स पर हम ज्यादा टारगेट नहीं बनाते हैं। अल्टीमेटली क्या है, ऐसे नोड को हमें अगर स्लो करना है तो पोटेशियम चैनल के ओपनर, फनी करंट के चैनल के ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर, या इसको काम करने के लिए कहने वाले सिंपैथेटिक रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर दें, यानी बीटा रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर दें, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलस आकर के बीटा रिसेप्टर को कहता है।
तो हम क्या बीटा ब्लॉकर में कौन सी मेडिकेशंस देते हैं? मेटाप्रोलॉल काफी फेमस मेडिकेशन है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है दोस्तों? हार्ट रेट को स्लो डाउन करना। हार्ट रेट स्लो डाउन होते ही ऑक्सीजन की डिमांड कम होने लगती है। बीटा ब्लॉकर स्लोली देना चाहिए, स्लोली इसको टेपरिंग करके ही इसे बंद करना चाहिए। अगर आप बीटा ब्लॉकर को अचानक से उसको बंद करते हैं तो संभव है पेशेंट में एंजाइना या एमआई के मामले प्रेसिपिटेट कर जाएं, एरिथमिया तक हो सकता है, जिसके कारण कंडीशन ज्यादा बिगड़ सकती है। तो हम करते क्या है, हम इसके डोजेस को स्लोली टेपर करते हैं। प्रिंज मेटल एंजाइना में ध्यान रहे बीटा ब्लॉकर नहीं दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर क्यों नहीं दिया जाता प्रिंज मेटल एंजाइना में? इस चीज का आप खुद से जब आप तलाशने की कोशिश करें, प्रिंज मेटल एंजाइना एक्चुअल में वैसोस्पास्टिक होता है, वैसोस्पाज्म की वजह से होता है। तो उसको वाइडन करने के लिए हम CCB देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर नहीं दिया जाता, कंडीशन और वर्सन हो सकती है। फिर हम आगे चर्चा करें बीटा ब्लॉकर, तो इसमें टॉप क्लास जो मेडिकेशन है वो मेटाप्रोलॉल है। आप जानते हैं ये मोर्टेलिटी रिड्यूसिंग ड्रग के तौर पर जाना जाता है। इसको तब नहीं देते जब ऑलरेडी हार्ट रेट बहुत स्लो, किसी पर्सन में 60 से कम अगर हार्ट रेट है, नहीं देना है। 6 साइनस सिंड्रोम का मामला अगर है तो भी नहीं देना है, जिसमें ऐसे नोड ब्लॉक रहते हैं। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो तो भी नहीं देना होता। मोबिल हार्ट ब्लॉक जिसमें बंडल ऑफ हिल्स की ब्लॉकिंग होती तब भी नहीं देते हैं। अस्थमा के पेशेंट में नहीं देते हैं क्योंकि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बीटा ब्लॉकर की एक बड़ी समस्या होती है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? ब्रोंकाई के कॉन्स्ट्रक्शन करा देते हैं। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करने की वजह से एक समस्या होती है अस्थमा के पेशेंट में अगर बीटा ब्लॉकर दे दिया जाए तो। इसके अलावा एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के पेशेंट में नहीं देते। एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के पेशेंट में हम हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ाए ही रखना चाहते हैं, एक्यूट कंडीशन। क्रॉनिक में देते हैं, क्रॉनिक में डिमांड को कम रखनी होती है। एक्यूट में सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हमें जरूरी होता है थोड़ा हार्ट रेट बढ़ा कर। यहाँ पर हार्ट रेट स्लो करता है इसलिए हम क्रॉनिक में देते हैं, एक्यूट में नहीं देते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे पास कौन से मेडिकेशंस हैं? तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के तौर पर तमाम मेडिकेशंस हैं जिसमें बीटा 1 ब्लॉकर और बीटा 2 ब्लॉकर प्रॉपर्टीज होती है। अब इसके कारण क्या होता है दोस्तों? बीटा 1 ब्लॉकर, ये बात तो ठीक है, अगर नॉन सेलेक्टिव है तो बीटा 2 ब्लॉकर होने की वजह से आपको पता होना चाहिए ABCD का कोड, A फॉर अल्फा 1 और B फॉर बीटा 2। तो अल्फा 1 कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, बीटा 2 डायलेशन करता है। अगर आपने बीटा 2 को ब्लॉक करके रखा है तो वैसो डायलेशन जो ये करा सकता था वो नहीं हो पाएगा। बीटा 2 की वजह से वैसो डायलेशन होता है, वो अगर ब्लॉक हो गया बीटा 2 एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर की वजह से, तो इसके कारण कोरोनरी वैसोस्पाज्म हो सकता है बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। आप इस चीज के बारे में पढ़े होंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो यहां पर क्या होता है कि कंडीशन और वर्सन हो सकती है। बीटा 1 इफेक्ट की वजह से ऐसे नोड तो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन समस्या ये आती है कि कोरोनरी वैसोस्पाज्म हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकिंग होने की वजह से ऐसा संभव है। अब हमें बीटा ब्लॉकर जो मेडिकेशंस देने होते हैं इसकी कई जनरेशन होती है दोस्त। सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर सामान्य तौर पर कार्डियो सेलेक्टिव होता है, बीटा 1 को ही सिर्फ ब्लॉक करता है। मेटाप्रोलॉल इसी ग्रुप का मेडिकेशन, इसीलिए मोर्टेलिटी रिड्यूसिंग मेडिकेशन के तौर पर जाने जाते हैं। बिसोप्रोलॉल इसमें रखी गई है। एक थर्ड जनरेशन कार्डियो सेलेक्टिव मेडिकेशन जो बीटा 1 ब्लॉकर और अल्फा 1 ब्लॉकर होती है। तो आप देखेंगे बीटा 1 और अल्फा 1 ब्लॉकर प्रॉपर्टी रखती है। इसमें आते हैं लेबेटोलॉल और कार्वेडिलॉल। क्या आता है? लेबेटोलॉल और कार्वेडिलॉल जैसे मेडिकेशंस। अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इसको ब्लॉक करने की वजह से आप ABCD, A फॉर C मीन्स कॉन्स्ट्रक्शन नेचुरली अल्फा 1 कराता है। अगर आप इसको ब्लॉक कर दोगे तो ये डायलेट कराना शुरू कर देगा, तो ये वैसो डायलेटरी प्रॉपर्टी रखने लगेगा अल्फा 1 ब्लॉकर की वजह से। और बीटा 1 जो ब्लॉकर होते हैं दोस्तों, ये हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। तो हम लेबेटोलॉल या कार्वेडिलॉल की प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। इसके अलावा एंजाइना में राहत देने के लिए, हार्ट रेट को स्लो करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत ही शानदार मेडिकेशंस होते हैं। हम डिपिन्स का इस्तेमाल करते हैं, एम्लोडिपिन्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें दो चीजें मिल जाती हैं, हार्ट रेट भी स्लो डाउन हो जाता है और वैसो डायलेटरी प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। तो ये एक अच्छा काम हमें डिपिन्स की मदद से मिलता है, जिसके बारे में हम हाइपरटेंशन में डिस्कस कर चुके हैं। उसकी मदद से भी एंजाइना में राहत मिलती है। अब एक और पोटेशियम चैनल ओपनर या एक्टिवेटर, अभी मैंने आपको बताया था ना ऐसे नोड पर उसका असर होता है। तो पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर जो होते हैं वो
हार्ट रेट को कंट्रोल करने का थोड़ा काम करते हैं। इसके अलावा पोटेशियम चैनल ओपनर आर्टेरियल और वेनस दोनों ही लेवल पर डायलेटिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसके कारण एक अच्छी बात ये होती है कि ये डायलेशन रखना इनका अच्छा काम होता है। ब्लड वेसल्स में जो स्टेनोसिस है उससे राहत मिल जाती है। नाइट्रेट्स भी यही काम करते हैं, लेकिन नाइट्रेट्स की तुलना में अच्छे इसलिए माने गए हैं क्योंकि नाइट्रेट्स में टॉलरेंस का एक साइड इफेक्ट होता है। टॉलरेंस का साइड इफेक्ट होता है जो टॉलरेंस के साइड इफेक्ट यहाँ पर नहीं होते हैं। इसमें आता है निकोरेंडल, जो कि निकोरेंडल के लिए देखा जाए तो ये पोटेशियम चैनल ओपनर मेडिकेशन होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को भी रिलीज करने का काम करती है। तो निकोरेंडल के लिए क्या क्या चीजें आप कह सकते हैं? पोटेशियम चैनल ओपनर एंड एनओ रिलीज करने का काम, और इसके कारण एसए नोड पर भी थोड़ा असर पड़ता है। आपको पता होना चाहिए जब कभी भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है ना कि अगर आप अल्फा 1 को ब्लॉक करते हो तो आर्टेरियल स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है, पता है ना। फिर हाइड्रोलाजिन भी डायरेक्टली स्मूथ मसल को आर्टेरियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, ये बात पता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी क्या करते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर्टेरियल स्मूथ मसल को रिलैक्स रखते हैं। फिर वीनस स्मूथ मसल को रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी जो होती है वहां पर नाइट्रेट्स की होती है। पोटेशियम चैनल ओपनर भी इसी लेवल पर काम करते हैं। पोटेशियम चैनल की ओपनिंग करा करके ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं होने देते। इसके अलावा अब फनी करंट के चैनल, आईएफ का मतलब क्या? फनी करंट चैनल, जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसको ब्लॉक करने वाले मेडिकेशन इवाब्रेडिन, जो कि फनी करंट को एसए नोड पर ब्लॉक कर देगा। उस मेडिकेशन के लेवल पर बात करें तो एसए नोड के एक्शन पोटेंशियल को रिकॉल करेंगे तो मैंने आपसे कहा था ना, ये HCN चैनल इन्हें कहते हैं। ये फनी करंट चैनल होते हैं, इनको ब्लॉक करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाए। अभी मैंने आपसे कहा कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दीजिए तो वो भी आपने देखा था, हार्ट रेट स्लो डाउन कर सकते हैं, वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज भी पा सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से। ये बात मैंने आपको बताया था, एम्लोडिपिन का नाम लिया था। अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। फिर मैंने आपसे कहा था पोटेशियम चैनल ओपनर भी इस्तेमाल करते हैं, निकोरेंडल हालांकि आर्टरी वेन्स दोनों को डायलेट करता है, हार्ट रेट पर भी थोड़ा असर डालता है, उसको स्लो डाउन करने का काम करेगा। एसए नोड के पोटेंशियल को वो भी प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये है फनी करंट, HCN चैनल। ये HCN चैनल अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फनी करंट नहीं जनरेट हो पाएगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो पाएगा। तो इसका सबसे अच्छा काम क्या होता है कि बीटा ब्लॉकर के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। बीटा ब्लॉकर के ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, बीटा ब्लॉकर के ज्यादा रिसेप्टर होते हैं। हम जानते हैं अगर आपने बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक किया दोस्तों तो बॉडी में बहुत सारे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, सारे ब्लॉक हो सकते हैं जिसके कारण साइड इफेक्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एसए नोड के लिए बात करें तो इसके आगे कनेक्टेड होता है फनी करंट। कौन दोस्तों? फनी करंट। और फनी करंट का चैनल सिर्फ और सिर्फ फनी करंट का चैनल जो होता है दोस्तों वो एसए नोड के पास ही होता है, सिर्फ और सिर्फ। यानी जब आप फनी करंट को ब्लॉक करोगे तो केवल एसए नोड ब्लॉक होगा, साइड वाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जबकि बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक करते समय बॉडी के दूसरे रिसेप्टर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहां पर देखते हैं फनी करंट चैनल का एक खास बात ये होता है कि ये फनी करंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि डुअल चैनल प्रॉपर्टी रखता है, ये दोहरी प्रॉपर्टी रखता है। ये इस चैनल से सोडियम अंदर आ सकता है और पोटेशियम बाहर जा सकता है। हालांकि सोडियम ज्यादा अंदर आता है, पोटेशियम थोड़ा ही बाहर जाता है, इसलिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इसलिए प्री पोटेंशियल स्टेप में ये मदद कर देता है। याद रहेगा, इस चीज को ध्यान से समझना होगा। प्री पोटेंशियल फेज में ये काम करता है, पेसमेकर पोटेंशिएशन जनरेट करने में ये मदद करता है। और आप देखेंगे सोडियम आयन यहाँ पर ज्यादा अंदर आते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। पोटेशियम आयन थोड़ा बाहर जा सकता है। इसका मतलब जो HCN एक्टिविटीज को बढ़ाने पर जब फनी करंट चैनल ज्यादा वर्क करते हैं तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स ज्यादा हो सकता है, फनी करंट यहाँ ज्यादा चल सकते हैं। ये डुअल प्रॉपर्टी रखता है दोस्तों, याद रहे। ये सोडियम आयन को अंदर लाता है ज्यादा से ज्यादा, पोटेशियम को थोड़ा बाहर कर देता है। इसके कारण कल्पना करें 100 अगर सोडियम अंदर आ रहे हैं ऐसे सोचें और 30 पोटेशियम बाहर जा रहा है। पोटेशियम बाहर जाने से एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता, लेकिन इसके अंदर आने से पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ये मजाकिया टाइप का काम, दोनों ही काम कर रहा है, एक अपोजिंग और एक सपोर्टिंग। तो यहां पर इस काम से एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, लेकिन इससे ज्यादा जनरेट होगा। तो इन दोनों का असर क्या होता है? जनरेशन का। ये काम फनी करंट का होता है। और फनी करंट पर टारगेट इसलिए बनाया गया क्योंकि फनी करंट बेसिकली क्या होता है, हमारे हार्ट के पास होता है। बीटा ब्लॉकर पूरे बॉडी में होते हैं, इसलिए बीटा ब्लॉकर का साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। तो इवाब्रेडिन जो मेडिकेशन यहाँ बनाई गई है, ब्रेडिन मतलब हार्ट रेट को बड़ा कर देना। इवा मीन्स IF जैसा, है ना, IF जैसा यानी फनी करंट जैसा।
ब्रेडिन, ये क्या हार्ट रेट को लोअर करने वाला मेडिकेशन है और ये बहुत सेलेक्टिवली डिजाइन की गई है, स्पेसिफिकली भी होती है क्योंकि कार्डियक पेसमेकर पर ही उसी के करंट को ही ब्लॉक करती है। जो फनी करंट चैनल है, सोडियम आयन की एंट्री होती है उसको ब्लॉक कर देता है। ये मिक्स्ड सोडियम पोटेशियम इनवर्ट करंट होता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये मिक्स प्रॉपर्टी रखने वाला चैनल है और इसके कारण जो डिपोलाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये स्टेटमेंट नीट में पूछा गया है दोस्तों, एम्स में पूछा गया है। इस चैनल के काम करने पर स्पॉन्टेनियस डायस्टोलिक डिपोलाइजेशन होता है और ऐसे नोड में इस तरीके से हार्ट रेट जनरेट होते हैं। अगर आप इसको ब्लॉक कर देंगे दोस्तों तो ऐसे नोड पर फंक्शन नहीं होगा, ये चैनल नहीं खुलेंगे। ये चैनल एकमात्र ऐसे फैनी करंट चैनल हैं जो केवल हार्ट के पास होते हैं, बड़ा ही कार्डियो सेलेक्टिव होता है। यह केवल ऐसे नोड के पास होता है, सोडियम की एंट्री नहीं हो पाती है। फनी करंट चैनल को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, इसके कारण हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। जो मैंने अभी आपसे कहा डिपोलराइजेशन कराता है, वो डिपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। और इवाब्रेडिन का नाम आप समझ सकते हैं, ये आईएफ करंट चैनल को ब्लॉक करता है। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, विजुअल एक्विटी, इसमें विजुअल एक्विटी जो होती है यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसका काम जो है ब्रेडिकार्डिया के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हार्ट रेट को स्लो डाउन करने वाला मेडिकेशन, एंजाइना के प्रोफाइलेक्सिस में इस मेडिकेशन का इस्तेमाल, जिसका साइड इफेक्ट कम होता है। अब ये मेडिकेशन आप देखें तो ये मेडिकेशन जो हमने अभी आईएफ करंट को हमने रोकने का प्रयास किया, उस चैनल को रोकने का प्रयास किया, तो ये बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से अच्छी मेडिकेशन क्यों मानी जाती है। आप देखें तो बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये हार्ट और ब्लड वेसल दोनों पर काम करते हैं। इसके कारण ब्लड वेसल वाला साइड इफेक्ट आ सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ हार्ट रेट को अगर कंट्रोल करना है दोस्तों, केवल हार्ट रेट चाहिए, तो इसका कोई कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। यानी अगर आप हार्ट फेल्योर के पेशेंट में इसे दे रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हार्ट रेट को कंट्रोल करना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे कोई असर नहीं चाहिए, केवल हार्ट रेट को स्लो डाउन करना है, तो हम इसे दे सकते हैं। यानी इवाब्रेडिन एक शानदार मेडिकेशन है, हार्ट पर ही इसके सिर्फ और सिर्फ एसए नोड के पास ही इसके अपने चैनल्स होते हैं। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एम्स में एक बार पूछा गया क्वेश्चन, फॉल्स अबाउट फनी करंट चैनल इन हार्ट, इट इज ए सोडियम पोटेशियम चैनल। यस, ये सोडियम पोटेशियम दोनों के लिए काम करता है। सोडियम को ज्यादा एंट्री कराता है, सोडियम की एंट्री ज्यादा होती है, पोटेशियम थोड़ा बाहर भी जाता है। बात समझ रहे, इसलिए इसका नाम फनी करंट रखा गया है। तो ये सोडियम पोटेशियम चैनल होता है। यस, दिस इज राइट। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस रिदम प्रोड्यूसिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट, ये भी बात एकदम सही है। ये स्पॉन्टेनियस जो रिदम जनरेट होता है प्री पोटेंशिएशन वाले मामले में काम करता है, ये चीज भी एकदम सही है। इसके अलावा वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल है क्या ये, तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट ही नहीं, लाइगेंड डिपेंडेंट भी होता है। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है। ये फैक्ट पीजीआई में एक बार पूछा गया था। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये वोल्टेज ही नहीं लाइगेंड डिपेंडेंट भी है, इसकी एक बेसिक फैक्ट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन के लिए, दिस इज ट्रू। और ये स्टेटमेंट इसके लिए कहा ही जाता है, ये प्री पोटेंशिएशन या पेसमेकर पोटेंशियल या डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पर सवाल कई बार पूछे गए हैं। मैंने आपसे कहा कि ये सारी चीजें जानकारी में रहनी चाहिए। आप इस तरीके से फेज 4 में हम कई तरीके के मेडिकेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने इसके कई सारे फेजेस देखे। फेज 4 में मैंने आपसे कहा फनी करंट चैनल, यहाँ टी कैल्शियम के टी चैनल्स को भी टारगेट बना सकते हैं, या आगे एल चैनल है उसको भी हम टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फेज 4 में हमने क्या देखा, टी टाइप्स कैल्शियम चैनल, फिर स्लो सोडियम करंट चैनल, फिर पोटेशियम इफ्लक्स चैनल। ये सारी चीजें हमारे डिस्कशन का हिस्सा है। एल टाइप कैल्शियम चैनल पर हमने बात किया ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स को लेकर के, जिसमें ट्राइमेटाजिडिन जो कि फॉक्स इनहिबिटर होता है। फॉक्स इनहिबिटर ट्राइमेटाजिडिन, इसको हम कैसे लेकर के समझ सकते हैं, तो एक्शन में क्या है ना, वर्तमान समय में कई सारे ऐसे मेडिसिन डिजाइन किए गए हैं जो सेलेक्टिवली डिसाइड करते हैं हमें करना क्या है। जैसे आप देखें, कभी भी हार्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो प्लाक डेवलप्ड है, तो हार्ट बहुत समस्या में है, तो आप क्या चाहते हो, केवल हार्ट रेट को स्लो डाउन करना चाहते हो, तो ऐसे मामले में बीटा ब्लॉकर आप ले सकते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले सकते हो, लेकिन इसके ब्लड वेसल पर भी असर होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कार्डियक डिप्रेसेंट एक्शन, तो इसके लिए आप ले सकते हैं इवाब्रेडिन। आप चाहे तो यहाँ पर पोटेशियम चैनल ओपनर भी ले सकते हैं, निकोरांडिल।
हालांकि निकोरेंडिल के लिए कह सकते हैं कि ब्लड वेसल पर ज्यादा काम करता है, कंपैरेटिवली क्या करता है, ये ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है। अगर वैसे देखा जाए तो ये ब्लड वेसल के डायलेशन वाले मामले में आता है। अल्टीमेटली कहते हैं कि अगर आप कार्डिक डिप्रेशन एक्शन चाहते हो, हार्ट रेट को स्लो डाउन, केवल और केवल टारगेट यही है, तो इवाब्रेडिन या ये थोड़े से साइड इफेक्ट के साथ ये मेडिकेशन आप चाहते हैं कि ब्लड वेसल थोड़े से डायलेटेड रहे, ब्लड वेसल डायलेटेड रहे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेनोलाजिन दे सकते हैं, फैसिडिल दे सकते हैं या निकोरेंडिल दे सकते हैं। तो निकोरेंडिल के बारे में भी हम लोगों ने बात किया, अभी फैसिडिल के बारे में बात करेंगे और हम रेनोलाजिन के बारे में बात करेंगे। इनका क्या काम होता है दोस्तों, अगर मैं कहूं तो यहां पर निकोरेंडिल को यहां नहीं बल्कि और भी आगे रखना चाहिए, यहां रखेंगे हम निकोरेंडिल को। एक्चुअल में हमें ये चीज कंफर्म होना चाहिए हम करना क्या चाहते हैं। हम रेनोलाजिन या फैसिडिल की मदद से हम एक नया काम ये करते हैं कि स्ट्रोक का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको स्लो डाउन करने का प्रयास करते हैं। हार्ट अगर बहुत परेशान हो करके कॉन्ट्रैक्ट जल्दी जल्दी करेगा ना, थक जाएगा, तो उसको रोकने के लिए हम रेनोलाजिन या फैसिडिल जैसे मेडिकेशंस डिजाइन किए। प्लस ब्लड वेसल ज्यादा बेहतर तरीके से ओपन रहे, कोरोनरी रेजिस्टेंस कम रहे, तो इसके प्रयास में हम लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स, पोटेशियम चैनल ओपनर जैसे निकोरेंडिल जिसके बारे में भी हमने आपसे कहा, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो डिपिन्स होते हैं उनको हमने डिजाइन कर रखा है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे हैं। जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ये टारगेट है उसमें आप समझ पा रहे हैं ना, हार्ट रेट को थोड़ा धीमा रखिए ताकि बहुत ज्यादा दबाव न रहे। स्ट्रोक करने को थोड़ा धीमा कह दीजिए, उतना ज्यादा ना करे ताकि बीमार ना पड़े। दूसरा ये है कि जो प्लाक जमे हुए उनको थोड़ा सा उधर से ब्लड ज्यादा फ्लो कर सके उसका प्रयास कर लीजिए। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म हो सकती है दोस्तों, हार्ट सामान्य तौर पर फैटी एसिड को डिसॉल्व करके, फैटी एसिड को मेटाबोलाइज करके एनर्जी निकालता है। ये बात देखा गया, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करते हैं। अगर हम इस फैटी एसिड को मेटाबोलाइज ना होने दें तो एक अच्छी चीज मिल सकती है। क्या? फैटी एसिड जब मेटाबोलाइज होता है ना दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन का ज्यादा यूटिलाइजेशन करता है। फैटी एसिड को तोड़ते समय ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉक ही कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इस पूरे रास्ते को ग्लूकोज डिपेंडेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ग्लूकोज डिपेंडेंट कर देते हैं। ग्लूकोज की मदद से ये अपना काम ज्यादा करें। ऐसा करने पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है और यही काम करता है ट्राइमेटाजिडिन पीफॉक्स इनहिबिटर। याद रहेगा। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, ट्राइमेटाजिडिन जो यहां पर आप देख रहे हैं फ्लैविडॉन करके मेडिकेशंस, ये करता क्या है? ये करता यही है कि सामान्य तौर पर जब हार्ट में काम होता है तो फैटी एसिड और ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। फैटी एसिड का इस्तेमाल करते समय फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ती है। फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए निकालते हुए ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इसमें। मेरी बात सुन रहे हैं? तो यहां पर क्या होता है, ये पूरा का पूरा फंक्शन थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। ग्लूकोज की मदद से ये काम हो तो ज्यादा आसानी से हो सकता है। कल्पना करें फेलिंग हार्ट, मतलब ये कि जहां हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वहां पर अगर आप इस फैटी एसिड को ज्यादा कह देंगे मेटाबोलाइज करने को, बहुत परेशान हो जाएगा, और वो भी तब जब हार्ट ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकता है। तो हम करते क्या है दोस्तों, हम ट्राइमेटाजिडिन करके मेडिकेशन एक डिजाइन करते हैं। फैटी एसिड वाला ये जो पेनफुल बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस को रोक देते हैं। हम चाहते हैं ग्लूकोज वाला रास्ता जिससे ये अपने आप को काम करे और जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज वाले रूट से लेगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी। और ये प्रयास करते हुए हम प्रयास यही रखते हैं कि मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर डेवलप किया जाए, ट्राइमेटाजिडिन, जो कि फैटी एसिड को इनहिबिट करके रखता है, उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके रखता है, जिसके कारण जो एटीपी की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन के जो आवश्यकता होती है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, वो ग्लूकोज पर आधारित हो जाती है। ट्राइमेटाजिडिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन डिजाइन की गई है। तो ट्राइमेटाजिडिन को लेकर के आपके दिमाग में समझ में आ गई होंगी चीजें। यहां पर एक और मेडिकेशन लेते हैं, रेनोलाजिन। रेनोलाजिन लेट सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, काफी शानदार मेडिकेशन रेनोलाजिन। जैसे अभी हमने आईएफ फनी करंट को ब्लॉक करने की बात कही थी ना, ऐसे ही इसके तो वहां पर क्या था आप देखिए, फनी करंट किस पर आधारित था, बोलिए ना, फनी करंट किस पर आधारित था मेरे दोस्तों? फनी करंट जो आधारित था वो हार्ट रेट को स्लो करने की प्रोसेस पर आधारित। फनी करंट सोडियम के एंट्री को रोकने का काम करता है। ये चीज अभी हमने देखा था, सोडियम के एंट्री को रोकने का काम करता है। एक जगह और
हम सोडियम को ब्लॉक करके, यहां पर हम क्या करते हैं, रेनोलाजिन में क्या करते हैं, सोडियम के चैनल को ब्लॉक करके, इसको ब्लॉक करके हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ब्लॉक कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड को ब्लॉक कर देते हैं। नहीं समझना है। अभी मैंने आपसे कहा फनी करंट की को ब्लॉक करके हमने हार्ट रेट को स्लो डाउन कर दिया था। ऐसे ही हम इस सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, इसको हम ब्लॉक करके यहां पर एक बेनिफिट पाते हैं। क्या बेनिफिट पाते हैं दोस्तों? यहां पर हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को फोकस करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को स्लो डाउन कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां फनी करंट से रेट को हम कंट्रोल कर रहे थे, यहां रेनोलाजिन से हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं ना, वेंट्रिकल्स के लेवल पर ये टारगेट बनाया गया है। याद रहेगा? नहीं। तो एक बार फिर से देखिए, ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल जो आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो ना, उसका शेप देखो आप, ऐसे होता है। और इसमें ये प्री पोटेंशिएशन वाला स्टेप है। यहां पर हमने सोडियम के एक चैनल को ब्लॉक करके हार्ट रेट को कंट्रोल करने का प्रयास किया। ये ऐसे नोड का मामला है दोस्तों। अब हम चलते हैं वेंट्रिकल के लिए। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक्शन पोटेंशियल होता है, उस पर आप फोकस करिए। ये क्या है? ये वेंट्रिकल के लेवल पर हम बात कर रहे हैं। और इसमें कितने सारे फेजेस आते हैं आप देखिए। वेंट्रिकल्स के लेवल पर हम यहां पर कह सकते हैं फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। वहां पर क्या था? फेज 4 था, फेज 0 था, फेज 3 था, बस इतने ऐसा ही था। याद है? ऐसे जाकर के ऐसे हो गया था, है ना? ऐसे करके हमारे पास मिल रहा था। तो फेज 4, फेज 0, फेज 3। यहां पर क्या है? फेज 0, 1, 2, 3 वेंट्रिकल्स पर प्रॉपर देखने को मिलते हैं। और इसमें आप ये देखें, क्लास 4 के तौर पर हम यहां पर रेनोलाजिन का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। ये बेसिकली कैल्शियम के एंट्री को रोकने का प्रयास करता है। रेनोलाजिन क्या करता है दोस्तों? कैल्शियम के एंट्री को रोकने का प्रयास। कैसे कैल्शियम की एंट्री कैसे रुक सकती है? बाकी चीजें आप देखें तो ये कैल्शियम की एंट्री कैसे रोक सकता है रेनोलाजिन, इसी चीज को हम यहां पर ध्यान में रखेंगे। इवाब्रेडिन की जब हम बात कर रहे थे दोस्तों, इवाब्रेडिन की, याद है इवाब्रेडिन? तो वो क्या कर रहा था? इवाब्रेडिन हार्ट रेट को स्लो डाउन करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वो पोटेशियम आयन को आउट कर दे रहा था, सोडियम की एंट्री को रोक रहा था। ये चीज आपकी जानकारी में है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अभी वेंट्रिकल्स के लेवल पर इस कैल्शियम के एंट्री को कैसे रोकता है दोस्तों? ये कैल्शियम की एंट्री को कैसे रोकता है, इस चीज को, सवाल का आंसर अब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि कई सारे चैनल्स होते हैं। यहाँ सोडियम के चैनल होते हैं, पोटेशियम के बाहर जाने वाले चैनल होते हैं, कैल्शियम के एल टाइप चैनल होते हैं, आपको पता है ना, एल टाइप चैनल होते हैं, पोटेशियम के बाहर जाने वाले चैनल्स होते हैं, यहाँ पर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होते हैं। यहाँ पर हम इसी सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के लेवल पर हम इस मेडिकेशन के कल्पना के बारे में सोच सकते हैं। एक्शन में क्या होता है कि ये है आपको शुरुआती दौर में, जब ये वेंट्रिकल्स के लेवल पर शुरुआती दौर में क्या होता है, सोडियम के कुछ चैनल्स होते हैं, वो भीतर आते हैं, वो भीतर की ओर खुलते हैं, और उसके प्रभाव में जब सोडियम अंदर आ जाता है तो फिर सोडियम को बाहर जाने का रास्ता मिलता है। सोडियम जब बाहर जाता है दोस्तों, फिर क्या होता है, कैल्शियम इसी के एक्सचेंज में अंदर आता है। समझ रहे हैं? तो ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर तभी काम कर सकता है जब ये सोडियम के चैनल ओपन रहे, और इसी चैनल को ब्लॉक करते हैं हम किसके द्वारा, आप बताइए? इसी चैनल को हम रेनोलाजिन के द्वारा ब्लॉक करते हैं। इसी चैनल को हम ब्लॉक करते हैं। जब सोडियम अंदर आएगा नहीं तो सोडियम बाहर जाएगा नहीं, जब सोडियम बाहर जाएगा नहीं तो कैल्शियम अंदर आएगा नहीं। इसीलिए कैल्शियम के एंट्री को रोकने के लिए हमें इस चैनल को रोकना चाहिए। आप कल्पना कर पा रहे हैं? कल्पना करना ही होगा। और इस तरीके से आप देखें, जो सोडियम के जो चैनल होते हैं, जो इनवर्ड चैनल्स होते हैं, वो ओपन रहेंगे तो सोडियम अंदर आएगा, जिसके कारण कैल्शियम अंदर आएगा, क्योंकि सोडियम अंदर आएगा तो फिर सोडियम बाहर भी जाता है, उसी के प्रभाव में कैल्शियम अंदर आ जाता है। इस काम को रोकना है, कैल्शियम को अंदर आने से रोकना है, तो हमें यहाँ काम करना। जो रेनोलाजिन होता है, ये एक तरीके से सोडियम चैनल का ब्लॉकर होता है। ये क्रॉनिक एंजाइना के मामलों में बड़ा ही शानदार मेडिकेशन है। कारण यह है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पर काम नहीं करता है, ये वेंट्रिकल्स पर काम करता है। कहां पर काम करता है दोस्तों? इसका फंक्शन कहां पर है, खुद से देखिए ना। अभी मैंने आपको दिखाया था, वेंट्रिकल्स के लेवल पर हम इसके एक्शन को देखते हैं। तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लेवल पर हम इसका एक्शन देखते हैं। ये वेंट्रिकल्स के लेवल पर ये काम करता है, और इसी वजह से ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इस मेडिकेशन का सीधा असर कहां पर है? वेंट्रिकल्स के एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन पर। तो हम इसे की मदद से कॉन्ट्रैक्टिलिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करने में मदद हम पा जाते हैं। तो ये क्रॉनिक एंजाइना में फर्स्ट लाइन मेडिकेशन के तौर पर करंटली
दी जाती है। आप इस चीज को एक पल के लिए छोड़ दें, आप इस पर फोकस करें। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ये अब हम इसी को लेकर के चलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इस्चीमिया के मामलों में हम इस सोडियम के चैनल को ब्लॉक करते हैं। आप जानते हैं रेनोलाजिन इसी लेवल पर काम करता है। क्यों? क्योंकि सोडियम जब अंदर आता है दोस्तों, तो ये सोडियम बाहर भी जाएगा। सोडियम जब बाहर जाता है तो उसी के एक्सचेंज में कैल्शियम अंदर आता है, और इस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के काम करने के लिए सोडियम अंदर आना चाहिए, जिसको रेनोलाजिन की मदद से रोक देते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर नहीं आता है। तो इसके कारण क्या होगा, यहां पर इस्चीमिया में सामान्य तौर पर जब कभी भी इस्चीमिया होती है ना, तो बॉडी उसको रिजॉल्व करने के प्रयास में और बुरा फंस जाती है। कई बार क्या होता है, जब कभी भी आप काम करते हैं तो थोड़ा और बेहतर के चक्कर में कई बार आप फंसते ही चले जाते हैं। नहीं होता है, कई बार आप गलती करते हैं, उस गलती को सुधारने के चक्कर में कई और गलतियां हो जाती हैं। इस्चीमिया जब होता है तो इस्चीमिया में सामान्य तौर पर बॉडी को ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसा करते कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देते हैं, बॉडी यही चाहती है, लेकिन बॉडी इस चक्कर में एक सुसाइडल अटेम्प्ट करती है। वो करती क्या, बॉडी जब इस्चीमिया के प्रभाव में सोडियम के चैनल खोल करके कोशिश करती है कि इसकी वजह से कैल्शियम अंदर ज्यादा आएगा, हम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा तेजी से ब्लड को फ्लो कराएंगे, और जो इस्चीमिया उसमें राहत मिल जाएगी, एंजाइना में राहत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ज्यादा शरीर हार्ट थकता चला जाता है। तो इस इस्चीमिया के इस प्रोसेस को रोकने के लिए रेनोलाजिन बड़ा ही शानदार मेडिकेशन होता है। यहाँ पर देखिए, जो कैल्शियम यहाँ पर अपना असर डालता है, उसके लिए वही लेट सोडियम करंट चैनल इनडायरेक्टली काम करता, तभी कैल्शियम की एंट्री हो पाती है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, रेनोलाजिन की वजह से Q2 इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल लंबा हो जाएगा, और इस तरीके से पेशेंट को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो ये लेट सोडियम आयन चैनल्स क्या करते हैं, इस्चीमिया की वजह से सोडियम आयन की जो एंट्री होती है, और सोडियम आयन की क्या होती है, एंट्री होती है, और इसके कारण कैल्शियम, ये देखिए ना, इंक्रीज्ड सोडियम, ये सोडियम अंदर ज्यादा आता है, और इसके अंदर आने से फिर क्या होता है, कैल्शियम के साथ इसका एक्सचेंज होता है। ये जानते हैं ना आप। तो इस तरीके से सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है। रेनोलाजिन ब्लॉक कर देता है इनवर्ट कैल्शियम आयन चैनल को कार्डियक मायोसाइट्स में। इस तरीके से कैल्शियम एक्युमुलेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से चूंकि एंड डायस्टोलिक प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। इसके कारण आप कल्पना करें तो यहाँ डायस्टोलिक कोरोनरी ब्लड फ्लो, चूंकि एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन लंबा खिंच जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी थोड़ी लेट में होती है। डायस्टोलिक जो कोरोनरी फ्लो होता है उसमें बढ़ाने में हमें मदद मिल जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लेट सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर जो रेनोलाजिन है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, इसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नॉजिया और QT प्रोलॉन्गेशन इसका एक साइड इफेक्ट होता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उन पेशेंट्स में जिनमें QT प्रोलॉन्गेशन ऑलरेडी उन पेशेंट्स में इस मेडिकेशन को नहीं देना चाहिए। फिर मैंने एक मेडिकेशन बताया फैसोडिल, जो कि रो काइनेज इनहिबिटर होता है। रो काइनेज इनहिबिटर जो मेडिकेशंस होते हैं वो सामान्य तौर पर वैसोडाइलेटरी एक्शन रखते हैं। रो काइनेज इनहिबिटर जो मेडिकेशंस होते हैं ये एक्टिन मायोसिन वाले मामले पर ही काम करते हैं। इसके कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो रिलैक्सेशन हो जाता है। रो काइनेज इनहिबिटर जो होता है ये एक्टिन मायोसिन वाले लेवल पर काम करता है। इसकी वजह से रो काइनेज सामान्य तौर पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है एक्टिन मायोसिन के एक्शन की वजह से। एक्टिन मायोसिन के एक्शन की वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसको हम नहीं होने देते हैं तो वैसो डायलेशन हो जाता है। तो रो काइनेज इनहिबिटर जो होता है वैसो डायलेटरी इफेक्ट रखता है, तो इसका इनहिबिटर जो होता है वैसो डायलेटरी रहता है। फैसोडिल इसका एक एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा ये फैसोडिल के अलावा नेटारशोडिल जैसे मेडिकेशन होते हैं। फैसोडिल या इसी का एक बहुत एक फेमस एक फेमस एग्जांपल नेटारशोडिल, जो कि ग्लाउकोमा के लेवल पर काम करता है। आपको पता है जब यहां से ब्लड फ्लो को बढ़ाना हो, ग्लाउकोमा में क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर को हमें कम करना होता, तो एक तो ये सिंथेसिस घटा दीजिए या फ्लो को बढ़ा दीजिए। फ्लो को बढ़ाने के लिए हम फैसोडिल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ वैसोडाइलेटरी एक्शन की वजह से ब्लड का फ्लो जल्दी जल्दी होने लगता है, यहाँ पर राहत मिल जाती है। तो इस तरीके से हम ग्लाउकोमा के मामलों में इसका इस्तेमाल कर। अल्टीमेटली हम लोगों ने पढ़ा था जो मायोसिन और एक्टिन के बीच में एक्शन होने से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस प्रोसेस में हम देखते हैं ये रो काइनेज का एक काम होता है। रो काइनेज इस कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में जो मायोसिन को डीफास्फोराइलेट करके लाइट चेन का डीफास्फोराइलेशन वाली प्रोसेस होती है,
उसको ब्लॉक करता है रो काइनेज। थोड़ा सा ध्यान से, इस प्रोसेस को हम ब्लॉक कर देते हैं नेटार्सिडिल मेडिकेशंस के द्वारा। इससे क्या होता है कि अगर ये इसको ब्लॉक सामान्य तौर पर इस प्रोसेस को नहीं होने देता है, जबकि अगर ये प्रोसेस हो जाए तो मायोसिन लाइट चेन डीफॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, जो इसकी वजह से पूरा प्रोसेस रिलैक्स हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में ये चेन होता है कि रो काइनेज जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन को बनाए रखते हैं, रिलैक्सेशन को रोकते हैं रो काइनेज, हम इसी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये मायोसिन के लाइट चेन बनने लगते हैं, जिसके कारण रिलैक्सेशन में राहत मिल जाती है। नेक्स्ट लेवल पर हम बात करेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, और इस पर हम डिटेल में एक बार चर्चा करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में यूज करने वाले डिफरेंट मेडिकेशंस के बारे में बात किया है।